नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालात पर पल पल नजर। अपने आवास पर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। बारामुल्ला से लेकर भुज तक नियंत्रण रेखा पर 26 स्थानों में देखे गए संदिग्ध ड्रोन। भारतीय सशस्त्र बल हाई अलर्ट पर। सेना ने जम्मू, गुरदासपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में ड्रोन हमले के प्रयास को किया विफल। आतंक पर एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान का मासूमों पर निशाना। सीमा पार गोलीबारी में स्कूलों और धार्मिक स्थलों को बनाया निशाना। आतंकिस्तान का बच्चों पर हमला। मौजूदा हालात के मद्देनजर तमाम मंत्रालयों ने समीक्षा की। कृषि मंत्री ने कहा, देश में नहीं है अन्न की कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों का लिया जायजा। पाकिस्तान को लोन देने के मामले में आईएमएफ की समीक्षा बैठक में जताया विरोध। कहा, सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने में हो सकता है फंड का इस्तेमाल। और सुर्खियों के बाद आइए समाचार की शुरुआत करते हैं। बारामुल्ला से लेकर भुज तक नियंत्रण रेखा पर 26 स्थानों में ड्रोन देखे गए। इनमें नागरिक और सैन्य ठिकानों के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाले ड्रोन शामिल हैं। बारामुल्ला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर में ड्रोन देखे गए। पठानकोट, फाजिल्का, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुआरबेट और लाखीनाला में ड्रोन देखे। एक सशस्त्र ड्रोन ने फिरोजपुर में एक नागरिक क्षेत्र को निशाना बनाया। ड्रोन हमले से एक स्थानीय परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता बनाए हुए हैं। सभी हवाई खतरों को काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग करके निपटाया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय सीमा में ड्रोन से हमला करने का दुस्साहस किया है। अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने जम्मू, सांबा, पठानकोट, गुरदासपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में ड्रोन से हमले करने के प्रयास किए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया है। ड्रोन हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सशस्त्र बलों के दिग्गजों के एक समूह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालात और विभिन्न मुद्दों पर दिग्गजों के साथ व्यापक बातचीत की। इसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और देश की सेवा करने वाले अन्य दिग्गज शामिल थे। पाकिस्तान की कायराना हरकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। भारत के साथ पाकिस्तान के द्वारा की गई हर एक हरकत विभत्स और घिनौनी रही है और घिनौनेपन और आतंक परस्ती के चलते पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जो आतंक की कमर तोड़ने के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कारगर साबित हो रहा है। पाकिस्तान का वार फिर हुआ नाकाम। भारत के हमले आतंकिस्तान में त्राहिमाम। अब है प्रचंड प्रहार। पाक की पक्की है हार। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी शिविरों की तबाही के बाद भी पाक की नापाक हरकतें जारी है। 7 और 8 मई की रात भी पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों के प्रचंड प्रहार ने पाक की हार सुनिश्चित कर दी। पाकिस्तान की भारत की पश्चिमी सीमा पर ले से सर क्रीक तक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करते हुए 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, जिसमें से कई ड्रोन को मार गिराया। भारत ने अपने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक साधनों से इन ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। खास बात यह रही है कि ये ड्रोन तुर्की के बने हुए थे। पाकिस्तान ने भटिंडा सैनिक हॉस्पिटल को सशस्त्र यूएवी से निशाना बनाने की कोशिश की। इसे असफल कर दिया गया। जवाब में भारत ने 4 एयर डिफेंस साइट्स पर ड्रोन से हमले किए। एक ड्रोन ने एडी रडार को नष्ट किया। पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा
सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर भी लगातार गोलीबारी कर रहा है और इसमें वो आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की ओर से इसका करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने जिन जगहों पर गोलीबारी की है उसमें जम्मू कश्मीर का तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर शामिल है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल लेकर हमले कर रहा है। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। एक तरफ पाकिस्तान हमले की नापाक कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर झूठ भी बोल रहा है। भारत ने पाकिस्तान के झूठ के तमाम दावों की भी पोल खोल दी है और कहा है कि वो न केवल झूठ बोल रहा है बल्कि हास्यास्पद बातें भी कर रहा है जो दुनिया के आगे नहीं टिकेंगी। Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Punch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. This disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. यानी पाकिस्तान न केवल गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है और नियमों का उल्लंघन कर रहा है बल्कि झूठे दावे भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच दिल्ली में बैठकों और तैयारियों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री ने सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ सुरक्षा हालात की समीक्षा की तो गृह मंत्री ने बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ बैठक करके जरूरी निर्देश दिए। सरकार ने सेना प्रमुख को विशेष शक्तियां देते हुए प्रादेशिक सेना को भारतीय बलों की सहायता करने को कहा है। सरकार का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाया जाए। गुस्से में भारत, पाक की आफत, एक्शन में सरकार, सीमा पार हाहाकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्र सरकार और तमाम मंत्री एक्शन में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को
रक्षा मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग की। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस बैठक में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमाओं की सुरक्षा स्थिति और हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। बैठक में बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के साथ ही आईबी के निदेशक और केंद्रीय गृह सचिव भी मौजूद रहे। अमित शाह ने सीमा की स्थिति का आकलन करने के लिए सीमा सुरक्षा बलों के महानिदेशकों से भी बात की थी। जम्मू कश्मीर में सीमा पर तनाव बढ़ने के बीच सीमा सुरक्षा बल ने सांबा में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। सांबा सेक्टर में बीएसएफ की सतर्कता से 7 आतंकियों को मार गिराया गया। यह ऑपरेशन 8 मई की रात करीब 11 बजे शुरू हुआ, जब बीएसएफ के जवानों ने सांबा सीमा के पास संदिग्ध हलचल देखी। 10-12 आतंकियों का समूह घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसमें से बाकी आतंकी पाकिस्तान की ओर भागने में सफल रहे। माना जा रहा है कि ये आतंकी जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े थे। बीएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। नियंत्रण रेखा के पार से भारी गोलीबारी के मद्देनजर उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार सेक्टरों के कई इलाकों में रिहायशी घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। चौकी बल इलाके से भी नुकसान की ऐसी ही खबरें सामने आई हैं। इस बीच उरी के कई सीमावर्ती गांवों से निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 10 मई तक सभी सीमावर्ती जिलों के साथ साथ श्रीनगर जिले में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इस बीच क्षेत्र के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में बंकरों और सामुदायिक आश्रयों को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करने के प्रयास भी चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच सुरक्षा हालात को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सेना प्रमुख को विशेष शक्तियां देते हुए प्रादेशिक सेना को भारतीय बलों की सहायता करने को कहा है। सरकार का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाया जाए। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा हुई। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो किसी भी चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी है भारत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमा पर तनाव से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के बीच शुक्रवार को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित बैंकिंग क्षेत्र की परिचालन और साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा पर चर्चा की गई। बैंक के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने बताया कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया है और बड़े पैमाने पर साइबर हमलों से बचाव के लिए बैंकों द्वारा एंटी डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस सिस्टम लागू किए गए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोहराया कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उन्होंने कहा कि देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली बेहतर और स्थायी बनी हुई है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश मंत्री स्पेन बार्थ ईडी के बीच बात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नॉर्वे के विदेश मंत्री स्पेन बार्थ ईडे से बात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लक्षित और संतुलित प्रतिक्रिया पर चर्चा की। और जयपुर एयरपोर्ट पर विस्फोटों की आवाज सुनाई देने के दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इन दावों को लेकर जयपुर के जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि यह खबर तथ्यहीन और भ्रामक है और जयपुर एयरपोर्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक टीम ने भी अपनी जांच में इस दावे को फर्जी बताया है।
वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें लोगों को अपने फोन पर लोकेशन सर्विस तुरंत बंद करने की सलाह दी गई है। फैक्ट चेक में यह दावा भी गलत साबित हुआ है। यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है जिसमें लोगों से फोन पर लोकेशन सर्विस बंद करने की सलाह दी गई हो। भारत की लगातार जवाबी कार्रवाइयों से पाकिस्तान में जबरदस्त बौखलाहट का माहौल है। एक ही मुद्दे पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और नेताओं के अलग अलग बयानों से उनकी बौखलाहट का साफ पता चलता है। साथ ही ये बात भी साफ हो जाती है कि वो किस प्रकार से झूठ और अपनी जनता को गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और नेताओं ने भारतीय ड्रोन गिराए जाने की झूठी खबर पर एक तरफ पाकिस्तानी सेना बोल रही है कि उसने भारतीय ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हमने किसी भारतीय ड्रोन को इंटरसेप्ट ही नहीं किया। सबसे पहले सुनिए पाकिस्तानी सेना के ISPR अहमद शरीफ को, जो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय ड्रोन को कैसे इंटरसेप्ट किया। सवाल है कि पाकिस्तानी जनता आखिर किस पर विश्वास करे। Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harap drones at various locations. These locations are Lahore, Gujranwala, Chakwal, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor, and near Karachi. You can see on the screen some of the parts of the debris of these neutralized drones. The debris and the neutralized drones and the drones that have been forced to be on the ground, that is being collected from multiple locations in Pakistan. और अब देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को, जो भारतीय हमले को रोकने में नाकाम रहने पर कैसा बेतुका बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारतीय ड्रोन हमले को लेकर अपने संसद सदस्यों को झूठी कहानी बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। उन्होंने बताया कि हमारी लोकेशन लीक ना हो इसलिए भारतीय ड्रोन और मिसाइलों को सेना ने इंटरसेप्ट नहीं किया। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। और अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दूसरा बयान सुनिए, जिसमें वो एक स्थानीय मीडिया चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर तक घुसने के लिए स्टेल्थ तकनीक वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने सारे ड्रोन मार गिराए हैं। जब ये हैरप ड्रोन्स पाकिस्तान आए हैं और एक्सप्लोजिव से लदे हुए आए हैं तो हमने इनको बॉर्डर्स के ही ऊपर क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर लिया? ये कैसे इतनी देर तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में गर्दिश करते रहे? और पता है, मुझे सुबह से चांस नहीं मिला, लेकिन ये 35,000 फीट की बुलंदी पे आए हैं और कोई इनमें डेफिनेटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर थी कि इनका जो है जिस तरह वो स्टेल्थ एक जहाज है उस किस्म का कोई है कि ये इधर तक आ गए, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी बच के नहीं गया। सारे ऑल बिन लेवल्ड एंड डाउन। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर का नया ऋण देने को लेकर हुए मतदान से खुद को अलग रखा और अपनी मजबूत असहमति दर्ज कराई है। पाकिस्तान को नया लोन देने के मामले में भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया और उसके ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि IMF द्वारा दिए गए फंड का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। भारत ने इस बात को भी रेखांकित किया कि 1989 से लेकर अब तक 35 सालों में 28 बार IMF पाकिस्तान को लोन दे चुका है। पाकिस्तान अगर IMF फंडिंग का इस्तेमाल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए करता तो उसे बेल आउट पैकेज के लिए IMF के पास नहीं आना पड़ता। भारत ने साल 2021 में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान में रक्षा विभाग ही देश का सबसे बड़ा बिजनेस है।
भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि इस स्थिति में अब कोई भी सुधार नहीं हुआ है और यहां तक कि पाकिस्तान की सेना ही अब पाकिस्तान के विशेष निवेश सुविधा परिषद के रूप में काम करती है। भारत ने IMF को याद दिलाया कि बार बार बिलव्ड पैकेज देने से पाकिस्तान का खुद का कर्जा बोझ उसका कितना बड़ा हो गया है कि वह खुद IMF के लिए सिरदर्द बन चुका है। भारत ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को प्रोत्साहित करना पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक खतरनाक संदेश है। इससे फंडिंग एजेंसीज की खुद की साख सवालों के घेरे में आ जाती है। वहीं बिहार के सहरसा में गंगा जमुनी तहजीब का अनोखा संगम देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में जुम्मे की नमाज अदा कर नमाजियों ने भारत और भारतीय सेना के लिए दुआ मांगी। सहरसा गंगा जिला में के इस्लामिया चौक स्थित जामा मस्जिद में भारत की फतह और भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा रखने के लिए नमाजियों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंद सेना जिंदाबाद के नारे लगाकर भारतीय फौज की हौसला अफजाई की। मस्जिद से बाहर निकलते ही माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाइयों ने देश की सलामती, फौज की हिफाजत और भारत की विजय के लिए अल्लाह से विशेष दुआ की। गंगा में जुमा की नमाज अदा करने आए और सबों ने एक तरफ से अल्लाह के सामने अपने सर को झुका करके हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए उन्होंने दुआ मांगा। हे भगवान, हे अल्लाह, आप हमारे हिंदुस्तान में जो अभी युद्ध चल रहा पाकिस्तान से, हमारे हिंदुस्तान की फतेह हो। हमें उम्मीद है कि जो अभी युद्ध छिड़ा है उसमें हमारे हिंदुस्तान की जीत निश्चित रूप से होगी। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा समर्थित निर्दोष हिंदू पुरुषों की हत्या के कायराना आतंकवादी कृत्य के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली में लोगों ने निजामुद्दीन दरगाह के नजदीक प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही सैन्य अभियानों में पाकिस्तान और आतंकवादी समूहों के खिलाफ भारतीय सेना की जीत के लिए दरगाह पर दुआ भी मांगी। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की जीत के लिए दुआ करने के लिए पहुंचा है एक प्रतिनिधिमंडल हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पर। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। जी, हमने निजामुद्दीन में इकट्ठे हुए हैं तमाम इंटेलेक्चुअल्स और उलेमास दुआ करने के लिए, अपनी जीत के लिए इस जंग में। और जो 26 लोग हमारे मारे गए हैं पहलगाम हमले में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी जन्नत की दुआ करने के लिए हम खड़े हुए हैं। कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचे और क्या पूरा मतलब है? ये यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, दिल्ली के काफ़ी, और उलेमाज हैं, और बताना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान बलिदान देने के लिए एकदम तैयार हैं और अपनी सेना को सलाम करते हैं और अपनी लीडरशिप को सलाम करते हैं। जिस तरह की लीडरशिप हमारी इस वक्त है, जिसने फैसला लिया अपने आत्मसम्मान में जवाब देने के लिए, और जिसने जवाब दिया है भारत ने, वो सराहनीय है। और अब आतंकवाद का कुचलने का वक्त आ गया है और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी सेना और हमारी भारत सरकार आतंकवाद को कुचलेगी। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। मेरी माँ बहनों का सिंदूर देख करके, उनके नाम पूछ करके, उनको मजहब के नाम पर टारगेट किया गया, मारा गया, निहत्ते थे, घूमने गए थे। लेकिन जिन आतंकवादियों ने यह हरकत की, हमारी सरकार ने, हमारी फोर्सेस ने पूरी डिसिप्लिन के साथ उनको जितना सबक सिखाना चाहिए था इतना सिखा दिया है और भी सिखाने की पूरी उम्मीद है और कोशिशें हैं। और मैं मोदी जी के लिए, उनकी टीम के लिए, पूरी हुकूमत के लिए हम लोग दुआ करने आए हैं कि आज भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया को भारत ने बता दिया कि आतंकवाद का सर उनके घर में जाकर के कुचलेंगे। और मोदी जी ने, हमारी फोर्सेस ने पूरी दुनिया को जंग के डिसिप्लिन भी बताए। किसी सिविलियन पर हमला नहीं, किसी धर्म की जगह पर हमला नहीं, किसी आर्मी पर हमला नहीं, सीधा सटीक आतंकवादियों पर हमला हुआ है, उनको मारा गया है। हमेशा मोदी जी ने अमन की बात की है और मोदी जी ने यह भी बताया कि घर में घुसकर उधार कैसे चुकाया जाता है। जय हिंद, धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये पूरा जो डेलीगेशन है खास तौर पर यहाँ पर पहुंचा और उन्होंने भारतीय सेना के लिए दुआ की। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत पाकिस्तान के बीच हमलों को लेकर हाई अलर्ट जारी है। देश के कई हिस्सों में आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में शुक्रवार दोपहर 3 बजे सायरन बजा। दिल्ली के ITO के नजदीक लोक निर्माण विभाग की 14वीं मंजिल पर लगाए गए इस सायरन को आज दोपहर 3 बजे बजाया गया। इस दौरान सिविल डिफेंस कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि आपात स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखें। देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट।
दिल्ली में 3 बजे बजा सायरन। दिल्ली हुई अलर्ट। लगभग 4 किलोमीटर तक लोगों ने सुनी सायरन की आवाज। आईटीओ के नजदीक लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की 14वीं मंजिल पर लगाया गया ये सायरन। जिस तरह से पीडब्ल्यूडी की इस 14वीं मंजिल पर सायरन लगाया गया है, उसी तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के सायरन लगाए जाएंगे ताकि समय आने पर लोगों को अलर्ट किया जा सके। दिल्ली में 3 बजे जब सायरन बजा तो जगह जगह सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तैनात रहे। किस तरह का संदेश दे रहे थे आप लोग? सर, हम लोगों को ये अवेयरनेस कर रहे थे कि जैसे सायरन बजता आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाइए जिससे कि आपको खतरा ना महसूस हो। आज जो सायरन बजा है इसका मैसेज हमने पहले ही डोर टू डोर जाके यहाँ पे सभी को बता दिया था कि 3 बजे सायरन बजने वाला है, तो आप अलर्ट रहिए और पैनिक मत होना और आसपास जो भी लोग हैं वो भगदड़ मत करिए। सिर्फ एक टेस्टिंग हो रहा है ये कि अगर कभी भी देश के अंदर जैसे कि अभी न्यूज चल रही है, बताया जा रहा है कि भाई इस प्रकार से आतंक का हमला हो रहा है, तो अगर कभी भी ऐसा होता है और इस प्रकार सायरन बजता है तो आप तैयार रहिए। हमने तो बहुत कुछ सीखा और जनता को भी सिखाया है कि किस तरीके से बचना है। अगर कोई साइलेंट वगैरह बजता है तो उससे घबराना नहीं है। जिस जगह वो अपना बचाव करना है, लोगों का, जनता का भी बचाव करना है। तो ये थे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो बता रहे थे कि किस तरह से जनता को पैनिक नहीं होना है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।